हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से सहानुभूति रखने वाले सभी प्रतिनिधि साथी और आप सभी मीडिया के भाइयों बहनों, आज कोई ऐसा विशेष मौका नहीं है जिसके लिए बहुत से लोग उत्सुक हैं और हमें बताया गया है भी, लेकिन आज एक और एक मुद्दा हमारे सामने है। उसके लिए हम आप लोगों को आमंत्रित किया है और आशा रखते हैं कि मेरी भावनाओं को उचित स्थान प्राप्त होगी। हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का गठन हुए लगभग 2 वर्ष हुए हैं। जिन परिस्थितियों में इसका गठन हुआ है और हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोग जानकारी हैं, प्राप्त हुई होगी जानकारी। लेकिन मुख्य बात यह है कि 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री पद पर मई महीना में बैठाया गया था और 2015 के फरवरी में 9 महीना कार्य करने के बाद हम वहाँ से त्यागपत्र दे दिया। इन 9 महीना में जो हम लोग काम किया वो न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि सारे देश के लिए, चाहे वो महिला हों, चाहे वो युवक हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे किसान हों, चाहे शेड्यूल कास्ट हों या अन्य तबके के लोग, सभी के लिए हम लोगों ने एक सोच रखी और उसके आधार पर काम किया। मेरी सोच का और काम का एक मुद्दा ये था, जो प्रमुख चीज़ है, मैं मानता हूँ आप लोगों के विचार में क्या है वो समझा जाएगा, कि 70 वर्ष आज़ादी के हो गए और हम लोग जो काम आज कर रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वह किसी न किसी रूप में सत्ता चलाने के लिए, पद को संभालने के लिए ही काम हो रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसीलिए हमारा मेन मकसद यही है, सत्ता प्राप्त हो न हो, लेकिन हम लोग व्यवस्था चेंज चाहते हैं जो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अभी मौजूद है और उसकी आवश्यकता है। अब जब सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ प्रश्न उठते हैं कि कौन सी बात ऐसी है जो सत्ता के इतर व्यवस्था परिवर्तन की बात कही जा सकती है। उस संबंध में कुछ मुद्दा को सभी साथियों के सहयोग से, जो हमारे मंत्रिमंडल के साथी थे या मंत्रिमंडल के अलग भी जो साथी आज तक हम लोगों का कदम में कदम मिला करके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सबका एक मुद्दा था और रहा कि कैसे व्यवस्था चेंज हो। अब एक बात हम कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान किसानों का कृषि प्रधान देश है और कृषि में काफ़ी हमारे युवा लोग लगे हुए हैं और उसका एक काफ़ी अंश हमारे नेशनल इनकम में सहयोग करता है। लेकिन उसकी व्यवस्था आज ये है कि हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे किसान कर्ज में डूबे रहते हैं और उनकी माली हालत अभी तक ठीक नहीं हुई। इसके पीछे जो हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सोच है कि जब तक कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं देंगे तब तक यहाँ की खेती, और जिसके चलते आज हमारी हालत ख़राब है, ये बनी रहेगी। इसीलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर आज आप लोगों के समक्ष देश में एक विचार देना चाहते हैं हम लोग कि कृषि को हर हालत में उद्योग का दर्जा दिया जाए। अब इसके पीछे हम लोगों का जो सिद्धांत है कि कृषि ही एक ऐसी विधा है कि जिसके उत्पादक, जिसका किसान
अपने उत्पाद का मूल्य अपने नियत नहीं करते हैं। उनके मूल्य का निर्धारण मंडियों में होती है, दूसरे लोग करते हैं। इससे होता क्या है कि जो उनका लागत खर्च हो जा रहा है उससे कम उनका मूल्य प्राप्त होता है, और यही कारण है कि उनकी खेती चौपट हो रही है, वो कर्ज में डूब रहे हैं, नहीं देने की स्थिति में आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये सोच करके कि जैसे ही उसको उद्योग का दर्जा मिलेगा उसी समय उनके जो प्रोडक्ट के जो दाम फिक्स होंगे उनका लाभांश जोड़ करके दाम फिक्स होगा। उसके लिए समितियां बनती हैं, कमेटियां बनती हैं, और जब लाभ जोड़ करके उनका प्रोडक्ट का दाम मिलने लग जाएगा तो निश्चित रूप में किसान की माली हालत ठीक होगी, और किसान की माली हालत ठीक होने से हमारा देश और राज्यों की स्थिति भी ठीक होगी। ये हमारी मान्यता है, और यही मानना अभी तक हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के जो भी लोग आए, चाहे राज्य में आए, केंद्र में आए, एक खेती के संबंध में ये सोच नहीं रखे हैं। इसलिए हम जो 15 जुलाई को तालकटोरा स्टेडियम में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें भी इस मादा को मुखरता से उठाने का प्रयास करेंगे। उसके पहले आपके नज़रों में भी इस बात को हम लाना चाहते हैं। उसके बाद खेती के बाद शिक्षा एक ऐसी विधा है जिसके चलते हम आगे बढ़ सकते हैं, और जिसके चलते हम गरीब भी हो सकते हैं अगर शिक्षा न मिले तो। आज जो शिक्षण व्यवस्था है हिंदुस्तान में, हम समझते हैं कि वो सबके लिए सुलभ नहीं हो पा रहा है, और यदि सुलभ हो भी पा रहा है तो उन गरीबों के लिए जो व्यवस्था है वहाँ पर शिक्षण की स्थिति ठीक नहीं है। इस आधार पर हम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के उस बातों को लेकर के चलते हैं कि जिसमें उन्होंने सामान्य शिक्षा प्रणाली की बात कही थी, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात कही थी, और डॉक्टर लोहिया साहब ने भी कहा था इस बात को कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। और ये दोनों सिद्धांतों को लेकर गत वर्ष आप लोग जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि यदि स्कूल की शिक्षा या शिक्षा व्यवस्था को ठीक करनी हो तो सरकारी विद्यालयों में चाहे डीएम हो, पीएम हो, सीएम हो, जज हो और एसपी हो, सबके बच्चे सरकारी विद्यालय में जिस दिन पढ़ने लग जाएंगे, सरकारी विद्यालय की स्थिति ठीक हो जाएगी, तो फिर जो गरीब के बच्चे आज डिप्राइव्ड हो रहे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा कहना है कि जो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम और सबके लिए शिक्षा एक समान हो, उसका हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पक्षधर है। और आप लोग तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, और दूसरे देशों में हमने देखा है कि बच्चा 6 वर्ष 7 वर्ष के बाद वो राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं, और उनको एक प्रकार की शिक्षा दी जाती है, और उनके एप्टीट्यूड के आधार पर उनको आगे जॉब में लगाया जाता है। इससे बात ऐसी होती है कि वहाँ आरक्षण के संबंध में जो आज हमारे के यहाँ इतने प्रकार के बवाल चल रहे हैं, हम समझते हैं कि अगर सबको शिक्षा एक समान और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात अगर हम लोग करते हैं तो आरक्षण का जो भूत आज सवार है हिंदुस्तान पर, इससे भी हमको निजात मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर इस आधार पर भी बात सोचती है और आगे करने की बात कहती है। और एक नई बात हम कहते रहे हैं और आज आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, और इस बात को हम अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी इंडोर्स कराएंगे कि आज गरीब की बात अगर हम करते हैं तो गरीबों को लोग जात के आधार पर बांट देते हैं, संप्रदाय के आधार पर बांट देते हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं डिस्क्रिपेंसियाँ होती है और मिथ्यक हो जाता है कि जो सवर्ण लोग हैं वो गरीब, निहायत गरीब हैं, लेकिन उनको भी लोग सवर्ण के नाम पर कोई भी सुविधा से लोग वंचित रख देते हैं। और शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड हैं, उसमें परसेंटेज का फ़र्क होता है। हमारे के यहाँ भी 10% ऐसे लोग हैं
जो बहुत समुन्नत हैं, लेकिन वो भी आरक्षण का लाभ लेते हैं। हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का स्पष्ट मानना है कि गरीबी को आधार मान करके, जातीय परिधियों से अलग हो करके मानदंड तैयार किया जाए, और जब तक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम प्रिवेल नहीं करती तब तक आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, तो जब हम शेड्यूल कास्ट को भी दे रहे हैं, अति पिछड़ा को भी दे रहे हैं, तो आरक्षण का लाभ सवर्णों में भी जो गरीब हैं उनको भी मिलना चाहिए। ये मैं कहता हूँ, और मैं नहीं कहता हूँ, ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एकदम दृढ़ मत है कि जब ऐसा हम कर पाएंगे तो समाज में सामंजस्य हम दे सकते हैं, सामंजस्य पैदा कर सकते हैं। इसके बाद अनेकों मुद्दा है जिसके लिए कॉपियाँ आपको मिली है, जिसको आप देखेंगे, लेकिन कुछ प्रमुख मुद्दा है जिसके बारे में हम कहना चाहते थे। वो है कि हमारे यहाँ बिहार से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं। अभी तक बिहार से पता नहीं लोग नाम भेजे हैं नहीं भेजे हैं, लेकिन हम अपने ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, उस माध्यम से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग करते हैं, आपके माध्यम से भी कर रहे हैं। और एक चीज़ जो बिहार के लिए बहुत गौरव की बात रही है, वो है पर्वत पुरुष स्वर्गीय दशरथ मांझी, जो 22 वर्ष 6 महीना तक लगातार हाथ में हथौड़ी छेनी लेकर एक दुर्गम पहाड़ी को काट करके रास्ता बना दिया। हम समझते हैं कि श्रम में जायते का जो हमारा सिद्धांत है, अगर उस पर थोड़ा भी ध्यान दिया जाता तो आज दशरथ मांझी जो पर्वत पुरुष हैं उनको भारत रत्न की उपाधि दे दी गई होती। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनको आज तक भारत रत्न के उपाधि देने के लिए नहीं सोचा गया है। हम मांग करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी और स्वर्गीय पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। और फिर हमारे जो कर्मचारी वर्ग हैं, और ख़ास करके जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनको सफाई कर्मचारी कहते हैं, उनके लिए भी हमारे दिल में जिज्ञासा है कि केंद्र में सफाई कर्मचारी आयोग बना हुआ है, लेकिन बहुत से राज्यों में सफाई कर्मचारी आयोग नहीं बना है, जिसमें बिहार भी एक है। हम इस के माध्यम से बात करना चाहेंगे, मांग करना चाहेंगे कि सफाई कर्मचारी आयोग का भी गठन तत्काल सरकार करे, जिन राज्यों में इसका गठन नहीं है। ये 2-3 मांग हमारी है, और अपने सम्मेलन के माध्यम से हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अभिवादन करते हैं और उनके लिए आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए और समाज के लिए काम किया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हो, नोटबंदी के रूप में हो, या सीमा से अधिक गैर नाजायज़ संपत्ति रखने का मामला हो, या जीएसटी बिल पास करने का मामला हो, ये सारे चीज़ ऐसे हैं जो आज तक किसी ने हिम्मत नहीं किया, और नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत सफलता से इन सबको लागू कराने का काम किया। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे। और साथ साथ हम ये बात कहना चाहते हैं, हो सकता है इसमें किसी को मतभिन्नता भी हो सकती है, कि हमारे ही जहन में बात उठी थी कि भारत का अगला राष्ट्रपति कोई दलित कमज़ोर वर्ग के लोग हो, और उसके पीछे हमारा सिद्धांत ये रहा है कि आज तक दलितों के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में कहा गया है कि वहाँ पर योग्य लोग कोई नहीं होता है, वो अयोग्य होते हैं। के नारायणन के बाद हिंदुस्तान में इस पद पर कोई नहीं आए थे, तो हमने एनडीए के माध्यम से और एनडीए के पार्टनर होने के नाते एक आवाज़ दी थी कि कोई शेड्यूल कास्ट और बहुत पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर उम्मीदवार बनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को कि जो रामनाथ कोविंद जी को
राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया और इसके लिए साधुवाद देते हैं। और इसके पीछे एक और किंवदंती है शेड्यूल कास्ट के संबंध में कि जिसकी चर्चा हमने की कि कैपेबिलिटी की बात आती है। आज विरोधी दल भी लोग शेड्यूल कास्ट को ही आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए और उनके लिए और रामनाथ कोविंद जी के लिए कसीदा कसे जा रहे हैं। इससे साबित होता है कि शेड्यूल कास्ट में मेधा की कमी नहीं है, यहाँ भी कैपेबल हैं। और फिर ये जो कभी काल कह दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भाजपा के लोग या एनडीए के लोग दलित विरोधी हैं, तो इस चीज़ को भी डिफाई करने के लिए हमारे मन में बात उठी थी कि कोई राष्ट्रपति पद पर शेड्यूल कास्ट और बहुत पिछड़े वर्ग के लोग अगर आते हैं तो बहुत अच्छा है। ये भावना आज रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में घोषित करने पर हमारी बातें पूरी हो जाती है। इसके लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं हम नरेंद्र भाई मोदी जी को। और इसके अलावे हमारी जो ये वक्तव्य हैं और जो पॉइंट्स हैं आपको दे दी गई है और बहुत सी बातें हैं, इसमें ज़्यादा समय लगेगा, आपका भी समय मूल्यवान है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जो हमारा प्रेस नोट दिया गया है उसको भी सरसरी निगाह से देख लेंगे और मोटा मोटी जो बात हमने कही वो आपके नज़रों में जानी चाहिए। यही हमारा आज आपके साथ मिलने का मुद्दा था।